बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। ठीक है। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 के अंतर्गत हमने राजभाषा हिंदी संबंधी, आपने आपको म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए। हाँ, राजभाषा हिंदी संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को हम देखने की कोशिश कर रहे थे, जिसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351, ये हमने इन सभी बातों को देख लिया था। उसके उपरांत हमने इन अनुच्छेदों के अतिरिक्त हमारे संविधान में राजभाषा संबंधी क्या कुछ कहा गया है उसकी चर्चा हम कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 27 मई 1952 का राष्ट्रपति का आदेश यह भी पूर्ण कर लिया था, और उसके उपरांत राष्ट्रपति का आदेश 1955 इसको भी पूर्ण कर लिया था। आज हम आगे जाएंगे। संघ राज्य सभा के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश 1960। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार 7 जून 1955 को राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग की 76 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 76 बैठकें हुई, और इसका प्रतिवेदन 1956 में पेश किया गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अनुसार 3 सितंबर 1957 को एक संसदीय समिति का गठन किया गया। संसदीय समिति की रिपोर्ट की प्रतियां संसद के दोनों सदनों के पटल पर 1959 में रखी गई थीं, और इस पर रिपोर्ट सितंबर 1959 में इस रिपोर्ट पर सितंबर 1959 में चर्चा हुई। राजभाषा आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करने की राय संसदीय समिति ने दी। उसके अनुसार 27 अप्रैल 1960 के दिन संघ राजभाषा के संबंध में एक आदेश जारी किया गया। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 6 द्वारा जारी किया गया, जिसमें निम्न प्रकार के निर्देश महत्वपूर्ण हैं। अब चलते चलते एक बात मैं कह देता हूं। ये जो संसदीय समिति का गठन हुआ वो 30 सदस्यों द्वारा युक्त थी, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के थे, 10 सदस्य राज्यसभा के थे, और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में एक मराठी सज्जन श्री बाळ गंगाधर खेर, बाळ गंगाधर टिळक नहीं, ध्यान रखें, बाळ गंगाधर खेर जी का चयन किया गया। और इस समिति ने पहले अध्ययन किया राजभाषा आयोग की सिफारिशों का, उस पर रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देने के उपरांत उस पर चर्चा की गई, और चर्चा करने के उपरांत राष्ट्रपति ने इस पर एक आदेश 27 अप्रैल 1960 को जारी किया, और जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार के 8 प्रावधान आते हैं। पहला है शिक्षा मंत्रालय, जिसको बीच में मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था, अब फिर से शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा है। शिक्षा मंत्रालय विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए एक स्थायी आयोग स्थापित करे, लेकिन विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों के समन्वय से ही प्रामाणिक शब्दकोश तैयार किया जा सके। ध्यान रखिए, इसके पहले राजभाषा से पहले हमने
एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखा था पारिभाषिक कोश का या पारिभाषिक शब्दावली का। तो पारिभाषिक शब्दावली का जो निर्माण करना है वह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसको विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग कहा जाएगा। लेकिन जो अन्य संस्थाएं हैं, मतलब केवल यही आयोग सब कुछ निश्चित करेगा ऐसा नहीं। अन्य संस्थाओं ने भी जो पारिभाषिक शब्द बनाए हैं, खास करके विज्ञान और तकनीकी विषयों के जो शब्द बनाए हैं, उनको भी स्वीकार करके उनके समन्वय से भी एक प्रामाणिक शब्दकोश तैयार किया जाए, जो पारिभाषिक शब्दकोश हो जाएगा, जो विज्ञान और तकनीकी संबंधी। दूसरी बात इन्होंने कही है कि शिक्षा मंत्रालय संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों से फिर सभी संहिताओं और प्रक्रिया विषयक साहित्य का अनुवाद करे। मतलब ये सब होगा पहले अंग्रेजी में और फिर उसका अनुवाद भारतीय भाषाओं में किया जाएगा, खास करके हिंदी भाषा में। और भाषा में एक रूपता लाने के उद्देश्य से यह काम किसी अभिकरण को सौंपा जाए, किसी एक विशिष्ट संस्था को सौंपा जाए कि यह राजभाषा बन सकती है और इस पर यह विचार किया जाए। मतलब जितने भी नियम हैं शिक्षा मंत्रालय के, जितने भी संवैधानिक नियम हैं, विनियम हैं, जितने भी आदेश हैं, इन सभी और सभी संहिताएं जो कुछ लिखा जाता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, और जो भी प्रक्रिया विषयक साहित्य है उसका पहले अनुवाद किया जाए और भाषा में यथासंभव एक रूपता रहे। और उस उद्देश्य से यह काम, मतलब ये अनुवाद का जो कार्य है, किसी अभिकरण को सौंप दिया जाए, किसी अन्य संस्था को सौंप दिया जाए। अब तीसरी बात है इस आदेश में, राष्ट्रपति के 1960 के आदेश में तीसरी बात है, संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का संविधियों से घनिष्ठ रूप से संबंध है। मतलब जो संवैधानिक नियम बनाए जाते हैं, विनियम बनाए जाते हैं, जो आदेश बनाए जाते हैं, उनका इस संविधान से, संविधियों से बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसलिए इसका अनुवाद कौन करे? विधि मंत्रालय करे। विधि मंत्रालय मतलब जिसको हम कायदा मंत्रालय कहते हैं, लॉ मिनिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि अधिकतर इसमें शब्द कौन से आएंगे? वो विधि से संबंधित होंगे, कायदे से संबंधित होंगे, कानूनों से संबंधित होंगे। इसलिए इसका अनुवाद करने का कार्य ज्यादातर विधि मंत्रालय को सौंप दिया जाए, कायदे मंडल को सौंप दिया जाए। साथ ही साथ विधि शब्दावली तैयार करने के लिए, जैसे पहले हमने एक बात देखी थी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कि विज्ञान और तकनीकी, विज्ञान संबंधी और तकनीक संबंधी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करें। लगभग उसी प्रकार से विधि के शब्दों का, मतलब कायदे विषयक शब्दों का भी निर्धारण करना का काम भी बनाया जाए, उसका भी कार्यक्रम की समुचित योजना बने और उसे क्रियान्वित करने के लिए विधि मंत्रालय द्वारा एक स्थायी आयोग स्थापित किया जाए, एक विशिष्ट आयोग स्थापित किया जाए, जिसमें विधि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण निर्माण किया जाए, जिससे भारत की विभिन्न भाषाओं का, जिसमें भारत की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि विशेषज्ञ हैं। मतलब देखिए कि भारत की जो संविधान सम्मत 22 भाषाएं हैं, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, डोगरी, बोडो, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, गुजराती, ये जो सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, इन 22 भाषाओं में को जानने वाले जो लोग हैं और जो विधि जानने वाले हैं, मतलब उस भाषा में से अब तक जिन्होंने विधि का अध्ययन किया है, कायदे का, कानून का अध्ययन किया है, ऐसे लोगों को उस पारिभाषिक शब्दावली आयोग में लेना चाहिए, जो विधि को लेकर के हो रहा हो, जो कायदे को लेकर के कानून को लेकर के नई शब्दावली बनाई जा रही है, उसमें भारत के सभी 22 भाषाओं के विधि विशेषज्ञ, मतलब वकीलों का, कानूनगोओं का समावेश किया जाए। चौथी बात ये यहाँ बताई थी कि केंद्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों की आयु, ध्यान रहे, केंद्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों की आयु
1 जनवरी 1961 को 45 वर्ष से कम की होगी। मतलब देखिए कि 1 जनवरी मतलब 1/1/1961 के दिन 45 वर्ष से कम आयु के जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होंगे उनके लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। मतलब 45 वर्ष जिनकी आयु हुई है, आप समझिए 60वें वर्ष में रिटायर होने की आयु है, तो ये 15 वर्ष और नौकरी में रहने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को मतलब 45 वर्ष से कम आयु वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक विशेष सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनका एक ओरिएंटेशन होगा, एक ऐसा कोर्स होगा जिसमें इन 45 वर्ष से कम लोगों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रेणी 3 के नीचे के जो कर्मचारी मतलब जो चपरासी वगैरह हैं और कार्य प्रभारी कर्मचारी, इन पर मतलब चपरासियों को या प्रभारी कर्मचारियों को मतलब जो पूर्णकालीन कर्मचारी नहीं है उनको ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब जो परमानेंट हैं यानी जिनके नौकरी सुनिश्चित हो चुकी है और जिनको रिटायर होने में अभी 15 वर्षों का से ज़्यादा समय रह गया है, ऐसे लोगों ने इस प्रकार के पारिभाषिक शब्दावली का, इस प्रकार की विधि की शब्दावली का, प्रशासनिक शब्दावली का अध्ययन करने के लिए उन्हें एक सेवाकालीन प्रशिक्षण का अनिवार्य कर दिया गया है। अब 5वीं बात यहाँ ये आदेश में आती है वो यह है कि केंद्र सरकार में जो सेवारत टंक लेखक है, टंक लेखक मतलब टाइपराइटिंग करने वाले, अब तो टाइपराइटर नहीं लगे, उस जमाने में उसका बहुत महत्व था। जो टंक लेखक हैं या आशुलिपिक हैं, आशुलिपि जिनको स्टेनो कहा जाता है, जो शीघ्र लेखन करते हैं, मतलब टंकन करने वाले लोग और शीघ्र लेखन करने वाले, आशुलेखन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए गृह मंत्रालय की ओर से हिंदी टंकन और आशुलिपि के प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाएगा। जो हमारा गृह मंत्रालय है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, उस केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ऐसे टंक लेखकों को और ऐसे आशु लेखकों को एक विशिष्ट प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। एक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके माध्यम से वे अपना काम, अपना टंकन का काम, अपने आशुलेखन का काम सुचारू रूप से कर सकें। इस आदेश में छठी बात यह कही गई है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के केंद्रीय सरकार के विभागों के स्थानीय कार्यालय का अंतरिम कामकाज हिंदी में तथा जनता के साथ पत्र व्यवहार उन प्रदेशों की भाषा में किया जाएगा। मतलब जिन जिन प्रदेशों में हिंदी भाषा चलती है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, ये जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं इनमें जो केंद्रीय कार्यालय हैं, केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं, उनके विभागों के जो स्थानीय कार्यालय हैं, जो वहाँ के मतलब केंद्र सरकार के जो उस राज्य में के कार्यालय हैं, उनका अंतरिम कामकाज हिंदी में ही होना चाहिए, वो अंग्रेजी में नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की राजभाषा भी हिंदी है और हिंदी भाषी राज्यों की राजभाषा भी हिंदी है। तो उसका कामकाज हिंदी में होगा और जनता के साथ साथ जो पत्र व्यवहार होगा उन प्रदेशों की भाषा की होगा। मतलब उत्तर प्रदेश की भाषा का उत्तर प्रदेश की जनता के साथ व्यवहार होगा, राजस्थान की भाषा का राजस्थान की जनता के साथ पत्र व्यवहार होगा, उत्तरांचल के भाषा का उत्तरांचल के लोगों के साथ पत्र व्यवहार होगा। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में भी इस प्रकार से समझा जाए। तो देखिए कि हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए यह एक सुविधा है कि उनकी केंद्रीय राजभाषा भी हिंदी है, उनकी राज्य स्तरीय राजभाषा भी हिंदी है। तो ये अनिवार्य कर दिया उन्होंने कि इसमें सारा कामकाज हिंदी में ही होगा, क्योंकि आपकी केंद्रीय राजभाषा भी हिंदी है और राज्य की राजभाषा भी हिंदी ही है। 7वें इस राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के 7वें प्रावधान में यह कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं तथा उच्चतर केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग करने के लिए गृह मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यक कार्यवाही करे। ध्यान रखिए, जिसको आज हम
यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उसके बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण विधान किया गया है कि जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, मतलब केंद्रीय सरकार की सेवाएं हैं, जो सभी राज्यों में एक समान रूप से लागू होती हैं, ऐसी सेवाएं और उच्चतर केंद्रीय सेवाएं हैं, उनकी भर्ती के लिए हिंदी विषय वैकल्पिक रूप में होना चाहिए। हिंदी भाषा का प्रयोग वैकल्पिक रूप में होना चाहिए, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने जो यूपीएससी के या आईएएस परीक्षाएं रखी थी, उसमें अंग्रेजी माध्यम था। उस अंग्रेजी माध्यम को हटा करके इस संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में वैकल्पिक रूप से, मतलब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी, यह एक रूप से वैकल्पिक रूप से माध्यम बना दिया जाए, उसका भी पाठ्यक्रम लगाया जाए, इस प्रकार का एक आदेश दिया है। और अंतिम आदेश इस आदेश में अंतिम प्रावधान इस प्रकार का है कि वैज्ञानिक, औद्योगिक और सांख्यिकीय, स्टैटिस्टिक्स, वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल और सांख्यिकीय मतलब स्टैटिस्टिकली जितने भी प्रकाशन होंगे, मतलब विज्ञान पर आधारित जितने भी पुस्तकें प्रकाशित होंगी, उद्योग से संबंधित जितनी भी पुस्तकें होंगी, सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स से संबंधी, मैथमेटिक्स से संबंधित जितनी भी पुस्तकें होंगी, उन सभी पुस्तकों में, उन सभी प्रकाशनों में जिनमें केंद्रीय सरकार के बजट का संबंधी साहित्य भी, मतलब केंद्र सरकार का जो बजट है वो भी स्टैटिस्टिकली है, मतलब इस के लिए ये पैसे इतने खर्च करने हैं, ये खर्च करने हैं, वगैरह वगैरह, साहित्य भी शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाए। अंकों के स्थान पर देवनागरी अंकों की जगह भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का ही प्रयोग किया जाए, इस प्रकार का आदेश दिया है। ये जो 8 आदेश हैं, बहुत ही क्रांतिकारी आदेश हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि संघ की राज्य भाषा के संबंध में राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया 1960 में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने वाली संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट पर आधारित अध्ययन करने के उपरांत राष्ट्रपति ने ये आदेश निकाला है, जिसमें 8 प्रकार के ये प्रावधान यहाँ दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, जिसमें संक्षेप में हम इसमें रिपीट करेंगे, पुनरावृत्त करेंगे, शिक्षा मंत्रालय विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना करे, लेकिन अन्य जो संस्थाएं इस प्रकार से विज्ञान और तकनीकी शब्दावली बना रही हैं, उनकी सहायता से एक समन्वय प्रयास से एक प्रामाणिक पारिभाषिक शब्दकोश तैयार करें। फिर यह भी कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय जो संवैधानिक नियम है, विनियम है और आदेश हैं और इससे भिन्न जो संहिताएं हैं, प्रक्रिया संबंधी साहित्य, उसका अनुवाद करें और भाषा में यथासंभव एकरूपता लाने का क्या प्रयास से वह एक विशिष्ट अधिकरण को अनुवाद का काम सौंपे। तीसरी बात यहाँ ये कही गई थी कि संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का संविधियों से, मतलब कायदे से, विधान से, विधि से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंध है, इसलिए इसके अनुवाद का कार्य विधि संबंधी मंत्रालय करें, विधि मंत्रालय करें, कायदे मंत्रालय करें। साथ ही साथ वो एक विधि शब्दावली भी तैयार करें, विधि की पारिभाषिक शब्दावली भी तैयार करें, कायदे कानून की पारिभाषिक शब्दावली तैयार करें, जिसके लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम बना दिया जाए और उसको क्रियान्वित करने के लिए विधि मंत्रालय द्वारा भी एक स्थायी आयोग, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय ने पहले विज्ञान और तकनीकी शब्दावली संबंधी स्थायी आयोग स्थापित किया था, वैसे विधि के संबंध में भी पारिभाषिक शब्दावली बनाने के लिए स्थायी आयोग स्थापन किया जाए, जिसमें भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में संबद्ध जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी के कानून जानने वाले लोगों का समावेश किया जाए। फिर उसके उपरांत ये भी कहा गया है चौथे प्रावधान में कि 1 जनवरी 1961 के दिन जिन केंद्रीय कर्मचारियों की आयु 45 से कम है, उन्हें एक विशिष्ट प्रकार का सेवारत या सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए, जिसके द्वारा ये इस प्रकार के शब्दावली गठन कर सकें। और लेकिन यह चपरासियों के लिए लागू नहीं होगा, जो क्लर्क हैं, जो बुद्धि का काम करते हैं, उन्हीं के लिए, शारीरिक श्रम करने वाले चपरासियों को
इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका ये विषय है ही नहीं। तो उसके बाद ये भी कहा गया है कि पांचवा प्रावधान ये किया गया है इस आदेश में, केंद्र सरकार के कामों में सेवारत मतलब नौकरी को लगे हुए जितने भी टंक लेखक हैं, जितने भी आशु लेखक हैं, उन सभी को एक गृह मंत्रालय के माध्यम से एक विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो हिंदी टंकन और हिंदी आशुलेखन में वे अधिक महारत हासिल कर सकें। फिर उसके बाद इस आदेश में छठा प्रावधान ये किया गया है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के में जितने भी केंद्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालय हैं, उनमें सारा कामकाज हिंदी में ही होना चाहिए। इतना ही नहीं, जनता के साथ जो पत्र व्यवहार होना है वह भी हिंदी में हो, मतलब उस राज्य की भाषा में हो। जैसे राजस्थान में हिंदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि में हिंदी बोली जाती है, उसी प्रकार से जनता के साथ भी इसी हिंदी में व्यवहार करें। सातवां प्रावधान ये इस आदेश में है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं या उच्चतर केंद्रीय सेवाएं होती हैं, उसमें भर्ती के लिए हिंदी को एक विकल्प के रूप में रखा जाए। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी, जो हिंदी के माध्यम से परीक्षा देना चाहता है उसे वैकल्पिक दें। वैकल्प मतलब उसको ऐच्छिक रूप में हिंदी माध्यम प्रदान करें, और इसलिए गृह मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई करे। मतलब यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ये हमारा जो होम मिनिस्ट्री है वो इस प्रकार का कार्य करे। इस प्रकार का आदेश, इस प्रकार का एक प्रावधान इस आदेश में राष्ट्रपति महोदय ने किया है। और अंतिम बात ये कही गई कि जितनी भी वैज्ञानिक पुस्तकें हैं, जितनी भी औद्योगिक पुस्तकें हैं, जितनी भी सांख्यिकीय प्रकाशन है, छोटे मोटे प्रकाशन है, बड़ी पुस्तक हो, छोटी पुस्तक हो, कुछ भी हो, जिसमें केंद्र सरकार से संबंधित बजट का भी साहित्य है, हर वर्ष जो बजट रखा जाता है उस बजट का जो साहित्य है उसको लेकर के भी यहाँ महत्वपूर्ण बात ये कही गई है, वह यह कही गई है कि इसमें जितने भी अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा, आंकड़ों का इस्तेमाल, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के जो जितने भी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा वो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप ही होंगे, जो पहले संविधान में बताया गया था। तो इस प्रकार देखते हैं आज कि किस प्रकार से संघ की राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया हुआ है। आपको यहाँ एक नाम याद में रखना है, बाल गंगाधर खेर, जिन्होंने राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर जो संसदीय समिति गठित हुई उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, थोड़ा सा बहुत सारी तासिकाएं आज हो रही हैं। आज प्रथम वर्ष की भी हुई, द्वितीय वर्ष की भी हुई, थोड़ी देर बाद द्वितीय भाषा की भी तासिका है। तो हम पूरे 40 मिनट की जगह 30 मिनट तक ही कंप्लीट करेंगे, और आज यहाँ हम रुक जाते हैं। कल फिर से हम अगले राजभाषा अधिनियम 1963 को लेकर के आपके सम्मुख अपना मंतव्य रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक।